तो मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी इंडिया में 1 मई को रिलीज होने वाली है और इस मूवी में न सिर्फ हमें एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक सेंट्री और वॉइड पहली बार देखने को मिलेंगे, बल्कि बकी, ब्लैक विडो, यूएस एजेंट और टास्क मास्टर जैसे टोटल 7 पुराने और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। अब इन सभी कैरेक्टर्स की अपनी एक अलग बैक स्टोरी है, एक अलग जर्नी है जो किसी ना किसी तरह से आपस में कनेक्टेड है और इस मूवी में और भी बड़े लेवल पे कनेक्ट होने वाली है। इसके अलावा एमसीयू में ऐसे कई इवेंट्स हैं जो डायरेक्टली इस मूवी से कनेक्ट करेंगे। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे इन सब कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो उसे थंडरबोल्ट्स मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और अगर बाई चांस आ भी गई तो उसे कुछ खास मजा नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं ताकि तुम थंडरबोल्ट्स को फुल पोटेंशियल पे एंजॉय कर सको। तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। हम इस वीडियो में टोटल 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है बकी यानी कि विंटर सोल्जर, इसके बाद जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट, इसके बाद वेलेंटीना, ब्लैक विडो, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर और घोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपने ओजी और फैन फेवरेट कैरेक्टर यानी कि बकी के बारे में। तो 1945 के टाइम पे बकी कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड था, मतलब एकदम लंगोटिया यार था। इन लोगों ने साथ में काफी सारे मिशंस किए और इन्हीं में से एक मिशन के दौरान बकी एक ट्रेन से गिर के मर जाता है। एटलीस्ट दुनिया को तो यही लगता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो मरा नहीं होता है, उसे हाइड्रा नाम की एक इविल ऑर्गेनाइजेशन बचा लेती है। इसके बाद वो लोग उसे कैप्टन अमेरिका की ही तरह एक सुपर सोल्जर बनाते हैं, उसे एक मैकेनिकल आर्म देते हैं और उसे पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके उससे दुनिया का हर एक गलत काम करवाते हैं। और सीधे साधे और भोले भाले बकी का ये जो नया इविल रूप होता है इसे विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है। अब कई सालों के बाद कैप्टन अमेरिका का विंटर सोल्जर से सामना होता है। विंटर सोल्जर कैप्टन को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन को यह पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त बकी है तो वो उसे हाइड्रा की चंगुल से बचा लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि अभी भी बकी को कुछ खास शब्द बोल के वापस से काबू किया जा सकता था, और ऐसा होता भी है। बकी की इस कमजोरी का गलत फायदा उठाया भी जाता है, लेकिन क्योंकि कैप्टन अमेरिका के वकांडा जैसे एक डेवलप्ड देश के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो वो उसे वहां पे इस चीज की ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है, जिसके बाद वकांडा के लोग उसे इस चीज से उभरने में मदद करते हैं और उसे एक नया मैकेनिकल आर्म देते हैं जो बना होता है वाइब्रेनियम से। इसके बाद बकी अपनी अच्छाई के साथ थैनोस की आर्मी का सामना करता है, लेकिन वो थैनोस की स्नैप का शिकार हो जाता है और 5 सालों तक धूल में मिलकर रहता है। लेकिन जब 5 साल के बाद वो वापस आता है तब सारे एवेंजर्स मिलकर थैनोस को हरा देते हैं। लेकिन बकी को एक बार फिर से एक और बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त उससे एक बार फिर से दूर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका पास्ट में चला जाता है और वहां पे अपनी पूरी जिंदगी जी के बूढ़ा होके वापस आता है। इसके बाद कैप्टन अपनी जिम्मेदारी, अपने उसूल और अपनी निशानी यानी कि अपनी शील्ड को सैम विल्सन को सौंप देता है और बोलता है कि अब तुम कैप्टन अमेरिका बनो। समय के साथ बकी और सैम की दोस्ती बढ़ती है, वो लोग साथ मिलकर काम भी करते हैं, लेकिन सैम अपनी शील्ड को सरकार को सौंप देता है, जिस वजह से बकी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसके सबसे खास दोस्त की आखिरी निशानी है। लेकिन सरकार अपने मन मुताबिक जॉन वॉकर नाम के एक बंदे को, जो एक आर्मी मैन होता है, उसे कैप्टन अमेरिका बना देती है, जो भले ही एक बहुत अच्छा सोल्जर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस काबिल नहीं होता है कि उसे कैप्टन अमेरिका ही बना दिया जाए। समय और आगे बढ़ता है और जॉन वॉकर भी चालाकी से सुपर सोल्जर सीरम ले लेता है और बकी की ही तरह एक सुपर सोल्जर बन जाता है। लेकिन इस सीरम की एक खासियत होती है कि ये तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर तुम अच्छे हो तो देवमानुष बन जाओगे, और अगर तुम्हारे अंदर बुराई है तो वो बुराई बाहर निकल के आएगी, तुम पे हावी हो जाएगी। और जॉन वॉकर के साथ भी ऐसा ही होता है, उसकी बुराई उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो और भी ज्यादा घमंडी और एग्रेसिव हो जाता है, जिसके चलते वो गलती से ही सही लेकिन एक बेगुनाह इंसान को टपका देता है। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद सरकार उससे उसके सारे पद छीन लेती है, उसे कैप्टन अमेरिका के पद से भी हटा दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बेइज्जत महसूस करता है। बट ऑन अ ग्राउंड लेवल वो कोई खराब इंसान नहीं होता है, वो भी लोगों का भला करना चाहता है, बट घमंड उसके आड़े आता है। फिर और भी समय गुजरता है और एक बार फिर से सैम कैप्टन अमेरिका बनता है, जिससे बकी अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। खैर, इन सब चीजों के होने के बाद एंट्री होती है वेलेंटीना की। इसे तुम निक फ्यूरी का एक फीमेल और डार्क वर्जन समझ सकते हो, जो लोगों के पास जा जाके उन्हें अपनी टीम में शामिल करती है। ऑब्वियसली अब हमें पता है कि ये टीम थंडरबोल्ट्स है, लेकिन वेलेंटीना का इंटेंशन ऐसे कोई पर्टिकुलर समाज सेवा नहीं है। वो समाज सेवा की आड़ में अपना पर्सनल बेनिफिट देखती है। समाज सेवा हो रही है तो बढ़िया है, लेकिन अपना बेनिफिट होना चाहिए, ये उसकी सोच है। इसलिए वो ऐसे टैलेंटेड लोगों के पास पहुंचती है जिन्हें बहिष्कार किया गया होता है, जिन्हें लोग अपना नहीं रहे होते हैं, और इसी के चलते वो जॉन वॉकर के पास जाती है और उसे अपॉइंट कर लेती है, एक नई कॉस्ट्यूम देती है, एक नई शील्ड भी देती है। और जैसे इसने जॉन वॉकर को अपॉइंट किया है, वैसे ही इसने एक एक करके थंडरबोल्ट्स की सारी टीम के मेंबर्स को भी अपॉइंट कर रखा है। अब इसका एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है, वो इन लोगों से क्या करवाना चाहती है, वो सब तुम मूवी में देखना, बट फिलहाल के लिए इतना
समझ लो जितना कि मैंने बताया। तो विंटर सोल्जर, जॉन वॉकर और वेलेंटीना की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं अपने बाकी के कैरेक्टर्स की तरफ। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो 2 सेकंड का टाइम लेके लाइक जरूर कर देना, वरना बाद में भूल जाओगे। तो अपनी नताशा रोमानोफ यानी कि ओजी ब्लैक विडो की एक मुंह बोली बहन और एक मुंह बोला बाप भी एग्जिस्ट करते हैं। बहन है येलेना बेलोवा और पिताश्री है रेड गार्डियन। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो रेड गार्डियन होता है वो एक रशियन सुपर सोल्जर होता है, लेकिन जैसे एमसीयू में कैप्टन की बहुत ज्यादा इज्जत होती है ना, इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा होता है। तो ये खुद ही अपने आप की तारीफ कर करके खुश हो रहा होता है। तो एक मिशन के दौरान इसे एक फैमिली मैन की तरह छुप के रहना होता है। तो इसने 2 लड़कियां गोद ले रखी होती हैं, जिसमें से एक होती है नताशा और एक होती है येलेना। लेकिन जैसे ही इसका मिशन पूरा होता है, ये उन्हें ड्रेकोव नाम के एक बंदे के हवाले कर देता है, जो ऐसी ही अनाथ लड़कियों को इकट्ठा करके उनमें से सबसे फिट और बेस्ट लड़कियों को सिलेक्ट करके रेड रूम में उनकी ट्रेनिंग करता है। और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उनसे गलत गलत काम करवाता है, जैसे कि किसी को टपकवा देना। और खास बात यह है कि ये सभी लड़कियां उसके पूरे कंट्रोल में होती है, यानी कि वो टोटली ब्रेन वॉश्ड होती हैं। लेकिन एक मिशन के दौरान हॉकाई नताशा को रेस्क्यू कर लेता है, फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर नताशा अच्छे लोगों के लिए काम करने लगती है। और तभी एक मिशन के दौरान नताशा ड्रेकोव की बेटी को उड़ा देती है। समय और आगे बढ़ता है और येलेना भी ड्रेकोव की कैद से आजाद हो जाती है और फिर दोनों बहनें मिलकर ड्रेकोव और उसके रेड रूम को बर्बाद कर देते हैं और सारी की सारी लड़कियों को बचा भी लेते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि ड्रेकोव के पास था टास्क मास्टर, जो किसी भी बंदे की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता था और उन्हें हरा भी सकता था। बट बाद में ये रिवील होता है कि ये जो टास्क मास्टर है ना, ये एक लड़की है और वो एक्चुअली ड्रेकोव की वही बेटी है जिसको नताशा ने उड़ा दिया था। एक्चुअली ड्रेकोव के लोगों ने उसे एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में, एकदम मतलब घायल सी सिचुएशन में बचा लिया था और फिर ड्रेकोव ने उसे एक किलिंग मशीन बना दिया था। लेकिन इवेंचुअली नताशा और येलेना उसको भी बचा लेती हैं, उसको भी उसके चंगुल से छुड़ा लेती हैं और उसका भी जो ब्रेन वॉश हो रखा था उसको रिमूव कर देती हैं। इसके बाद तुम्हें पता ही है कि नताशा खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि अवेंजर्स थैनोस को हरा सके। इसके बाद एक बार फिर से वेलेंटीना एंट्री करती है और येलेना को भड़काती है कि तुम्हारी बहन हॉकाई की वजह से मरी है, इसको पकड़ो, इसको पीटो। फिर वो हॉकाई को मारने निकल पड़ती है, लेकिन ये मैटर भी समहाउ सॉल्व हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो हट जाती हैं। तो रेड गार्डियन, टास्क मास्टर और येलेना, इनके बारे में भी हमने बात कर ली और बकी और बाकी सबके बारे में तो बात कर ही ली थी। अब बची है घोस्ट। तो घोस्ट जब छोटी होती है तब उसके पिता किसी तरीके के क्वांटम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये जो बच्ची होती है ये बच जाती है। लेकिन इस चीज का एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है, उसकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, वो फेज करने लगते हैं, यानी कि अब वो चीजों के आर पार जा सकती है या फिर यहाँ पे डिसअपियर होके वहां पे अपीयर हो सकती है। अब ये सुनने में तो काफी कूल लग रहा है, लेकिन इससे उसको दिक्कत होती है। इसके बाद बचपन में ही शील्ड नाम की एजेंसी की उस पर नजर पड़ती है और वो इसे ट्रेन करते हैं और अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, मतलब उससे मिशन वगैरह करवाते हैं, अपने दुश्मनों को टपकवाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो शील्ड को छोड़ देती है। अब क्योंकि इसे अपनी पावर से बहुत कष्ट होता है तो ये खुद को ठीक करने के लिए एंटमैन की फैमिली के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो लोग भी क्वांटम साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो इससे ऑब्वियसली रिलेटेड है। ये उन्हें बहुत परेशान करती है, बहुत मतलब उनके पीछे पड़ी रहती है, बट इवेंचुअली वो लोग इसकी मदद करते हैं, इसका जो प्रॉब्लम होती है, इसका दर्द होता है, उसको दूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर्स इसकी चली जाती हैं, पावर्स अभी भी इसके पास हैं, बट वो जो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। अब इसके आगे तो ये हमें थंडरबोल्ट्स में ही देखने को मिलेगी। अब ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने तुम्हें बताए हैं ये सब समाज से निकाले हुए, हताश और टूटे हुए हैं, और इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को वेलेंटीना अपने बेनिफिट के लिए साथ लाने की कोशिश करेगी। खैर ये था मेरी तरफ से एक कंप्लीट रीकैप। अब तुम्हें सारी जरूरी चीजें पता हैं और तुम थंडरबोल्ट्स को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। मिलेंगे थंडरबोल्ट्स के रिव्यू और ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए बाय।